नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीक यानी 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कल जो लास्ट डे है फरवरी का, उसमें आपकी मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आ जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो। 20 फरवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक के यानी इस मध्य जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उत्तराखंड की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, सभी हम यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्षुद्र ग्रह का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी P11NYIA। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह को खोजा गया है जिसका नाम क्या है? P11NYIA। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अब दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के भौतिक विज्ञान विभाग के 5 शोध छात्रों द्वारा खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह की रिपोर्ट को नासा ने भी स्वीकार कर लिया है। नासा ने भी इस क्षुद्र ग्रह को दोस्तों स्वीकार किया है। छात्रों ने शोध कार्य करने के बाद खोजे गए 4 क्षुद्र ग्रहों की रिपोर्ट भेजी थी नासा को, और इनमें से एक क्षुद्र ग्रह की जो रिपोर्ट थी उसको नासा ने भी स्वीकार किया है, और इस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है दोस्तों P11NYIA। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन सकता है। तो क्या है इस ग्रह का नाम? इस क्षुद्र ग्रह का नाम P11 या P11NYIA, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो किसान ऐप को दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया है IIT रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा हाल ही में किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देना। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की ने किसानों को ब्लॉक स्तर पर, देखो इसमें विशेष बात यह है कि ब्लॉक स्तर पर ये मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के माध्यम से, और इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एंड इसरो के सहयोग से बनाया गया है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर नोट करना है। किसान ऐप इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? IIT रुड़की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT द्वारा कला सम्मान से नवाजा गया है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को दोस्तों कला सम्मान से नवाजा गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बने हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं डॉक्टर संदीप शर्मा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक कौन होंगे? डॉक्टर संदीप शर्मा होंगे। और अभी वर्तमान में कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक। 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, और इसके बाद जो उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर संदीप शर्मा। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका जो UKPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, आपका आने वाला 1 मंथ बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है अपर PCS का, उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे उत्तराखंड का। तो यदि आपको उत्तराखंड और जो राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर चाहिए, ई बुक चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा। वार्षिक करंट अफेयर्स उसमें वर्ष 2021 का, ठीक है, 2021 का संपूर्ण उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ई बुक दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वार्षिक करंट अफेयर्स की ई बुक यदि आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके सभी एग्जामों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
निम्न में से किन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से दोस्तों नवाजा गया है यहाँ पे उत्तराखंड और गुजरात को। दो राज्यों को, उत्तराखंड और गुजरात को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सही आंसर। अब देखो उत्तराखंड को क्यों दिया गया है ये पुरस्कार, तो उत्तराखंड को होम स्टे, साहसिक पर्यटन और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तराखंड जाना जाता है पर्यटन के लिए। और इसके साथ ही गुजरात को क्यों दिया गया है, तो गुजरात को पर्यटन में एक तो यहाँ पे विश्व यूनेस्को विरासत स्थल है और साथ साथ धोलावीरा के लिए, ठीक है, धोलावीरा जो कि हड़प्पा कालीन का एक नगर है यहाँ पे, इसके लिए, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दो राज्य उत्तराखंड और गुजरात को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 24 फरवरी 2022 को मनाया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की आम जनता को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के महत्व के बारे में जानकारी देना। तो इसलिए प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 25वीं बैठक आयोजित हुई है वो हुई है मुंबई में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अब देखते हैं क्या है ये वित्तीय स्थिरता। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि 25वीं बैठक जो हुई है FDSC की वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण, इनकी अध्यक्षता में मुंबई में ये संपन्न हुई है। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में विभिन्न आदेशों, वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को, तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया गया है जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर। अब देखो यहाँ पे केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्ष 2021 के सभी पोर्टल पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, वर्ष 2021 इंपॉर्टेंट पोर्टल बाय जरधारी क्लासेस, तो आपको सबसे ऊपर हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर में। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। अब तक करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पोर्टल है, तो पोर्टल क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल का, जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पुरस्कारों से संबंधित विशेष तौर पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है पुष्पा द राइज को।
पुष्पा मूवी आप सभी ने देखी होगी, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। पुष्पा द राइज को मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। पुष्पा दोस्तों यहाँ पे भी झुका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 प्रमुख अवार्डों के बारे में जान लेते हैं। तो पुष्पा द राइज को यहाँ पे फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज ये हो गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किसे दिया गया है? शेरशाह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों फिल्म 83 के लिए दिया गया है रणवीर सिंह को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? फिल्म मिम्मी के लिए कृति सेनन को। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को अवार्ड दिया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को, ठीक है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है शेरशाह, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को, अल्लू अर्जुन की मूवी है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड का जो ये अवार्ड दिया गया है कियारा आडवाणी को दिया गया है। इन्होंने भी शेरशाह में रोल किया था। और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सरदार उधम सिंह, जो मूवी आई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो ये सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, और ये अवार्ड आपको क्या करने हैं, याद जरूर करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इस योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक रखने की मंजूरी दी है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको शुरू किया गया था वर्ष 2013 में, और यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और संबंधित शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना। और अगर हम बात करें वर्तमान में शिक्षा मंत्री वो है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डॉम का सफल परीक्षण किया है? तो सी-डॉम का जो सफल परीक्षण किया है वो क्या है? इजराइल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। अब देखते हैं क्या है ये सी-डॉम। तो इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डॉम का सफल परीक्षण किया है। इस रक्षा प्रणाली का उपयोग इजराइल नौसेना के सार 6 श्रेणी के कॉरवेट पर किया जाएगा। और सी-डॉम प्रणाली ये आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है। सी-डॉम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉरवेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। तो सी-डॉम का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है पदक तालिका में वो क्या है? नॉर्वे ने। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। नॉर्वे ने लगातार दोस्तों दूसरी बार शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इस बार नॉर्वे ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो किसी भी संस्करण में जीते गए स्वर्ण पदकों में से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक संस्करण में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है वो भी नॉर्वे ने बनाया है, 16 स्वर्ण पदक जीतकर। अब देखते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन कौन से देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश सबसे पहले रहा है नॉर्वे। 37 पदक टोटल जीते हैं, 16 गोल्ड पदक, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। जर्मनी ने 27 पदक जीते हैं, 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल। और चाइना ने 15 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं। आयोजन स्थल कहाँ था?
बीजिंग चीन में, और संस्करण था ये 24वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बना है चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है। चंबा जिला बना है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये दोनों तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तनिष्का कोटिया इन्होंने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। और ये दोनों बहनें कहाँ की हैं? तो हरियाणा राज्य से संबंधित रखती हैं। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहनों को यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा देश का जो पहला केबल रेल ब्रिज बनाया गया है ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया गया है। और इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कौन कौन से क्षेत्रों को? कटरा और रियासी। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर होगा और पुल की लंबाई कितनी होगी? 473.25 मीटर और 96 केबलों द्वारा यह समर्थित होगा। तो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा देश का पहला केबल रेल ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, शकीब उल गनी, यश धोल या प्रियम पंत। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं शकीब उल गनी। बिहार के हैं शकीब उल गनी। प्रथम श्रेणी डेब्यू पर इन्होंने तिहरा शतक लगाया है और ऐसा करने वाले ये प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौके और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की जो एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है एम्मा टेराहो। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो देखो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ऐसी डिटेल्स में तो आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो उत्तराखंड GK ऐप, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप। दोस्तों 1 लाख से अधिक स्टूडेंट उससे तैयारी कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल निःशुल्क में आपको उत्तराखंड GK के डिटेल्स नोट्स, हिंदी के नोट्स और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स भी उसी में हम जरधारी क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिनके पास वो ऐप नहीं है वैसे आप सभी का वो ऐप होगा। जिनके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड GK, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे एम्मा टेराहो, देखो एम्मा टेराहो जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष चुना गया है। और एम्मा टेराहो 5 बार की ओलंपियन और फिनलैंड की महिला आइस हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आर्थिक विकास संस्थान के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं चेतन घाटे, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। और चेतन घाटे
ये नए निदेशक बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अजीत मिश्रा का। ठीक है, अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे चेतन घाटे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 22 फरवरी को मनाया गया है यहाँ पे विश्व चिंतन दिवस के रूप में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। और वर्ष 2022 की, ये 22 यहाँ पे, ठीक है, वर्ष 2022 की थीम क्या है, तो हमारा विश्व, हमारा सम्मान, भविष्य, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर, ये थीम है विश्व चिंतन दिवस 2022 की। आगे बढ़ते हैं। विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो फीफा क्लब विश्व कप 2021 का जो खिताब जीता है वो जीता है चेल्सी इंग्लिश क्लब ने। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में चेल्सी इंग्लिश क्लब की टीम ने पोलमेराइज ब्राजील क्लब को 2-1 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो यूएई में, मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई में ये फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का फाइनल खेला गया था, जिसको किसने जीता है, चेल्सी इंग्लिश क्लब ने। और संस्करण कौन सा था, तो 18वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना, मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या है, तो ये है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यानी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, ये वर्ष 2022 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कर दीजिए। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो एशिया के जो सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है इंदौर में किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश के देवगुड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में किया गया है। यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा प्लांट है। और इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किग्रा बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार की जाएगी। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा इंदौर में किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे इस वीक यानी आपका 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपको ऐप पसंद आता है तो उसको 5 रेटिंग जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।